ये प्रॉपर्टी जाते जाते अभय के दादाजी ने गोयल परिवार के नाम की थी, जिसका मतलब था कि यहाँ था कि इस प्रॉपर्टी के हर डिसीजन में गोयल परिवार के हर मेंबर की रजामंदी ज़रूरी होगी। इसीलिए अभय के साथ ताबीज़ का भी इस प्रॉपर्टी के डिसीज वो राइट था और अभय के डैड इस प्रॉपर्टी को अपने इलीगल कामों के लिए यूज़ करते हुए सेल कर रहे थे। जिस बात की खबर अभय को हुई तो वो आज जैसे अपने पिता से सीधे बात करने आया था। अभय को वहाँ देख अंदर का एक स्टाफ वहाँ आता है और काफ़ी रिस्पेक्टफुली उसे ग्रीट करते हुए अंदर ले जाता है। वह स्टाफ अभय को एक दरवाजे के सामने खड़ा किए अंदर जाने का इशारा करता है। अभय जैसे ही अंदर जाता है तो उसकी नज़र सामने लगे सोफे पर बैठे कुछ आदमियों पे जाती है, जिसमें फ्रंट वाले सोफे पर उसके डैड मिस्टर गोयल और ठीक बगल में मिस्टर गोयल का बेटा सियाद काफ़ी घमंड से बैठा हुआ था। वो दोनों बाप बेटे की नज़र अभय पे जाती है। दोनों के हाव भाव से तो ये समझ आ जाता है कि अभय उन दोनों को फूटी आंख नहीं सुहाता था। उस कमरे में मिस्टर गोयल के बगल वाले सोफे पर कुछ और भी लोग बैठे थे। मिस्टर गोयल अभय को देख ना खुशी से कहते हैं, आओ अभय, तुम्हारी ही कमी थी इस मीटिंग में, इनसे मिलो। ये है मिस्टर बंसल, ये हमारा रिजॉर्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, वो भी अच्छी कीमत पे। मिस्टर गोयल अपनी बात पूरी करते कि अभय अपने कोट के बटन खोलते हुए वहाँ लगे एक सोफे पर काफ़ी एटीट्यूड से बैठते हुए बड़े शांत स्वर में कहता है, और मुझे इसे बेचने में इंटरेस्ट नहीं है। अभय की बात सुन मिस्टर गोयल पे काफ़ी गुस्सा आ जाता है, पर वह अपने गुस्से के घूंट पीते हुए कहते हैं, अभय, जज्बातों से बिजनेस के फैसले नहीं किया करते हैं। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अभय उनके सवाल पे उलझा जवाब दिए कहता है, आप है मेरी प्रॉब्लम मिस्टर गोयल। मैं यहाँ बकवास तो करने आया नहीं हूँ। मेरे पास आपके खिलाफ सबूत है कि आप इस रिजॉर्ट में अपने इलीगल काम करते हैं और इन्हीं इलीगल कामों के लिए आप ये प्रॉपर्टी मिस्टर बंसल को बेचना चाहते हैं। इतना बोल अभय मिस्टर बंसल को देख अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, आई एम राइट मिस्टर बंसल। मिस्टर बंसल भी जैसे ढीठ किस्म के इंसान थे। वो अभय की बात पे उल्टा हंसते हुए एक कुटिलता से कहता है, अब हमारा धंधा ही कुछ ऐसा है मिस्टर अभय, क्या कर सकते हैं? आप चाहे तो मैं कीमत बढ़ा सकता हूँ। अभय ये सुन थोड़े तीखे स्वर में कहता है, सबूत पुलिस को दे सकता हूँ क्योंकि मेरा धंधा नहीं है। आप चाहे तो मैं सारे आपके जैसा। अच्छा, और रही बात इस प्रॉपर्टी की, मैं साफ साफ ये बता देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, न आज न कल, पर हाँ, इसकी सफाई ज़रूर होगी। इसीलिए बेहतर होगा कि यहाँ के लोग मुझसे पहले खुद सफाई कर दे, वरना मेरे सफाई करने का अंदाज़ा तो आपको पता ही है। इतना बोल अभय एक वार्निंग लुक देता हुआ अपनी जगह से उठता है, पर जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है कि मिस्टर गोयल थोड़ी तेज आवाज़ में कहते हैं, अभय, तुम भूल रहे हो, ये प्रॉपर्टी गोयल परिवार की है और तुम गोयल परिवार के थोड़ी ही हो, तुम तो चौहान परिवार के हो। तो इस प्रॉपर्टी से तुम्हारा सिर्फ कागजों पर रिश्ता है, तो चुपचाप वही निभाओ, वरना। मिस्टर गोयल कुछ कह पाते कि अभय गुस्से में उसे देख कहता है, वरने का सोचिएगा भी नहीं मिस्टर गोयल, क्योंकि मैं उसके बाद क्या करूँगा आप सोच भी नहीं सकते। अभय के इस अंदाज में मिस्टर गोयल थोड़े सदके में आ जाते हैं। वहीं सियाद अपने पिता की बेइज्जती देख खड़ा होते हुए थोड़ी तेज आवाज़ में कहता है, ओ हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को धमकी देने की? अभय, जैसे तुम्हारे डैड को अपने बेटे को देने की हुई। और क्या तुम्हारे डैड में मैनर्स नहीं सिखाया? अपने बड़े भाई से कैसे बात कर रहे हैं? नजरें और आवाज़ नीचे। इतना बोल अभय मिस्टर गोयल को देख अपने गुस्से में छुपाए वार्निंग लहजे में कहता है, मिस्टर गोयल, मैं आपको आज रात तक का समय देता हूँ, ये सब ठीक करें, वरना मैं ठीक करने पे आऊँगा तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। अभय अपनी बातें कहे वहाँ से निकल जाता है तो वह सियाद को काफ़ी गुस्सा आता है। आज तक उसके डैड तक ने कभी उससे ऐसी बात नहीं की थी।
वो लाडों में पला बिगड़ा हुआ बच्चा था। वो गुस्से में भड़कते हुए कहता है, डैड आपने कुछ कहा क्यों नहीं? उसकी हिम्मत देखिए, हमारी जगह पे आकर हमें धमकी देकर चला गया और आप शांत बैठे हैं। मेरा मन कर रहा है उसे जान से मार दूं। मिस्टर गोयल सियाद की बातों पे उस अपने दांत किटकिटाते हुए कहते हैं, इसे इसकी हिम्मत तो मेरे डैड की वजह से मिली है। न जाने क्या देखा इसमें जो अपने बेटे से ज़्यादा अपने पोते पर यकीन कर सब कुछ उसके हिस्से में कर कर चले गए। पहले उसने उस चौहान की वजह से वो ट्रस्ट हासिल किया और अब ये प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता है। मैं ये होने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इसकी कमजोरी क्यों ना यूज़ करनी पड़े। वहीं अबे की धमकी सुन मिस्टर बंसल भी थोड़े परेशान से हुए कहते हैं, मिस्टर गोयल आपने तो कहा था यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर देखिए आपका बेटा आपकी ही बात नहीं मान रहा है। इलीगल काम करते हैं पर परेशानियाँ वाला नहीं। मिस्टर बंसल के बदलते तेवर को देख मिस्टर गोयल जल्दी से कहते हैं, मिस्टर बंसल आप चिंता मत करें बेटा मेरा, मुझे अच्छे से पता है कैसे है और कब उसे सुधारना है। आप इस डील का सोचें और पेमेंट तैयार रखें। इतना बोल वो सियाद को देख कहते हैं, सियाद मिस्टर बंसल को हमारी स्पेशली तो टेस्ट करवाओ। सियाद अपने डेट की बात पे हामी भर मिस्टर बंसल को वहाँ से ले जाता है। मिस्टर गोयल को सोच एक नंबर डायल करता है। वहीं दूसरी तरफ अभय कमरे से बाहर आए अपने रूम की तरफ जा रहा था। उसका ध्यान इस वक्त अपने फ़ोन पे लगा हुआ था जहां वो रुद्र को अपडेट कर रहा था कि तभी उसकी एक जोर की टक्कर एक वेटर से हो जाती है और उस वेटर्स के हाथ में पकड़ा हुआ ड्रिंक सब अबे पे उलट जाता है। अबे ये सब देख झल्लाता है कि वो वेटर डलते हुए उसके कोट को साफ करते हुए उसे माफ़ी मांगने लगी। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया सर, आई एम सॉरी। अभय को उस वेटर्स की आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी लगी। वो अपने कोट की जगह अपने सिर को उठाकर उसका चेहरा ताकने लगता है तो उसकी आंखें कुछ हैरानी में बड़ी हो जाती हैं। वो आश्चर्य के भाव लिए कहता है, तुम यहाँ? अभय के कहने पर वो वेटर्स भी अपना सिर उठाकर जब अभय को भी आश्चर्य से देख कहती है, मिस्टर अकड़ू हैंडसम आप यहाँ? ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सुहाना थी। सुहाना को देख जहाँ अभय हैरान था तो वहीं सुहाना के चेहरे पर थोड़ी बट एक रिलीफ वाली स्माइल थी, जैसे एक अजनबी अनजान जगह पर अपने से मिलने की। अभय खुद सवाल पाकर उसे अपनी आईब्रो सिकोड़ कहता है, तुम्हें सीधा जवाब अब तक नहीं आता? सुहाना अभय का वही तीखा लहजा सुन अगले पल अपने मुंह बनाते हुए कहती है, और आपका समझना नहीं आया, मैं यहाँ इस वेटर्स की ड्रेस में हाथों में ट्रे लिए गाना गाने तो नहीं आई होंगी। ऑफ कोर्स काम करने आई हूँ और आपकी वजह से मेरे काम के पहले ही वक्त नुकसान हो गया। ये बोलते हुए सुहाना बेचारों सा फेस बना फर्श पे गिरे ग्लास को देखती है। अबे सुहाना की इस जवाब पे थोड़े सीरियस अंदाज में कहता है, पर क्यों? शहर में आफतों को काम मिलना बंद हो गया है क्या जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा? हॉस्पिटल वाला वो अबे प्रिंसेस का जिक्र करता है कि वो खुद को रोक लिए। सुहाना अबे की बात पे पहले उसे थोड़े शक से देख कहती है। उसे अबे की बात थोड़ी चुप सी गई, इसीलिए वो थोड़ी नाराज़गी से कहती है, पैसों की ज़रूरत है आपके जैसे के अलावा सबको होती है और मुझे यहाँ शहर से ज़्यादा 4 गुने पैसे मिल रहे थे, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी ज़रूरत लोगों के लिए काफ़ी होती है किसी जगह पहुँचने के लिए। इतना बोल सुहाना जल्दी से नीचे बैठ ट्रे में सारे कांच उठाकर जाने लगती है तो अभय उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? सुहाना अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, आपको मतलब आपने तो नुकसान कर दिया, ऊपर से मुझे देर भी करवा दी। मुझे जल्द से जल्द सियाज सर के रूम में ये सब लेकर जाना था, पर आपकी वजह से अब डांट पड़ेगी। सियाद का नाम सुन अभय की आंखें चढ़ गई। कहीं ना कहीं वो सिचुएशन भी समझ रहा था, इसीलिए सुहाना को रोकते हुए जल्दी से कहता है, तुम्हें यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप अभी के अभी यहाँ से वापस जाओगी और काम करना है तो मेरे होटल में तुम्हें वेटर का काम मिल जाएगा और यहाँ से 10 गुना पैसा भी।
सुहाना को अबे की बात सुन बड़ा गुस्सा आता है। वो उसका हाथ झटकते हुए कहती है, और आप होते कौन हैं ये एक्स्ट्रा बटर वाले सजेशन देने वाले के लिए? मैं जहाँ चाहूँगी वहाँ काम करूँगी, और अपने ये पैसों वाला रोब अपने पास रखे, समझे? सुहाना इतना बोल अबे से अपना हाथ झटाते हुए वहाँ से गुस्से में चली जाती है, और जाते जाते खुद से बुदबुदाती है, ये समझते क्या है खुद को? हॉस्पिटल में अच्छे से बात क्या कर ली, खुद को मेरे हैंडसम हस्बैंड समझने लगे, पैसों का रोब दिखा रहे हैं वही सही में। और जाते जाते खुद से बुदबुदाती हैं, ये समझते क्या है खुद को? हॉस्पिटल में अच्छे से बात क्या कर ली, खुद को मेरे हस्बैंड समझने लगे, पैसों का रोब दिखा रहे हैं। सही में सुहाना, इन पैसों वालों का कुछ नहीं हो सकता, सब एक जैसे ही होते हैं। इसकी कंप्लेन की लिस्ट तो बढ़ते ही जा रही है। मैं अब पक्का इसकी कंप्लेन करूंगी मिसेस चौहान से, बस यहाँ का काम खत्म हो जाए। वहीं अभय सुहाना के बिहेव पे अपना सिर पकड़ लेता है। वो अपने सिर पर हाथ रगड़ते हुए कहता है, ये लड़की कभी मेरी बात नहीं सुनती, अब मुझे ही कुछ करना होगा, इसका यहाँ रहना सेफ नहीं है। अबे ये सोच जल्दी से किसी को कॉल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। वहीं कुछ दूर खड़ी ये दो जोड़ी आंखें वहाँ जो कुछ हुआ था इस सिचुएशन को बड़े ध्यान से देख रही थी, जहाँ उनके होठों पर कुछ सोच एक कुटिल मुस्कान थी। वहीं रिजॉर्ट के एक दूसरे कमरे में अभी अपने कमरे में आए कब से अपने फ़ोन को घूर रहा था, कभी उसे चेक करता तो कभी अपने सिर पर हाथ रख कुछ सोचता, पर उसकी जहर उसके फ़ोन में ही अटकी थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़रूरी कॉल का वेट कर रहा था। तभी उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ, उसके फ़ोन की घंटी बजती है। ये देख अभय बिना वक्त गवाए देख जल्दी से फ़ोन उठाते हुए कहता है, क्या खबर है? काम हो गया? भेज दिया उसे यहाँ से? अभय की घबराहट और इतने सारे सवालों पे सामने वाला आदमी बड़े शांत स्वर में कहता है, यस सर, आपका काम हो गया। आपने जैसा कहा था हमने मिस सुहाना को जॉब से हटा दिया और उन्हें कुछ पैसे दिए, आपकी बताई हुई जगह जाने का रिकमेंड भी कर दिया, पर सर उन्होंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। हमने इंस्टेंट किया पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और यहाँ से थोड़े गुस्से में चली गई। अबे ये सुन अपनी आंखें बंद कर एक आह भर कहता है, ठीक है, बाकी मैं देख लूँगा। इतना बोल अबे अपना फ़ोन काट सोचने लगता है। सुहाना उसके सोच से बिल्कुल पड़े जा रही थी। हॉस्पिटल के बिल में उसके इनडायरेक्ट हेल्प करने की कोशिश में भी सुहाना मना कर ही दी कि वो किसी का ज़रूरत से ज़्यादा एहसास नहीं अफोर्ड कर सकती। ये उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, इसीलिए तो सारे खर्चे खुद उठाना चाहती हैं, और आज ये पैसे लेने से मना करना। अबे को कहीं ना कहीं सुहाना की ये बात भा रही थी कि पैसे न लेने होने के बावजूद वो इस मुश्किल वक्त में भी खुद के हौसलों को जगाए रखी हैं। मदद भी वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे नहीं मानती। अबे सुहाना के बारे में सोच हल्का मुस्कुरा उठा। वो खुद से अपना फ़ोन देख कहता है, ये सच में एक अलग ही बला है, पर खैर अच्छा हुआ ये जल्द से जल्द यहाँ से चली। उसका यहाँ काम करना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि जो मैं करने वाला हूँ अब वो मैं अब आराम से बिना किसी फिक्र के कर सकता हूँ। मिस्टर गोयल, दिस इज़ योर लास्ट चांस। सुधरना चाहते हैं तो सुधर जाइए, वरना बिगड़ने का अब मौका तक नहीं मिलेगा। अभी इतना बोल अपना फ़ोन उठाकर किसी को एक मैसेज करता है और काफ़ी रिलैक्स हुए फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गोयल गुस्से में अपने स्वेट में आते हैं। आहा, इस अभय की तो, और अपना फ़ोन को कसकर पकड़ते हुए चीखते हुए कहते हैं, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे हर चाल को नाकाम करने की जैसे कसम खा ली है इसने। ये बोलते हुए मिस्टर चीख रहे थे तो वहीं कमरे में सोफे पर बैठे सियात और उसकी माँ पायल गोयल अपने पति का ये हाल देख उनके पास आते हुए कहती हैं, हनी रिलैक्स, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, तुम यहाँ बैठो
और पहले रिलैक्स करो। सियात भी अपने डैड का हाल देख कहता है, डैड क्या हुआ, सब ठीक है? आप तो उस अभय को काबू करने गए थे ना? तो फिर मिस्टर गोयल ये सुन गुस्से में अपने हाथ मलते हुए कहते हैं, हाँ गया था, लेकिन उससे ने पहले ही अपनी चाल चल दी। उसने तविश को पहले ही उस रुद्रराज चौहान से बोल एक टाइट सिक्योरिटी में रखवा दिया है। हम उसे छूना तो दूर, हम उस तक पहुंच भी नहीं सकते। मिस्टर गोयल की बात सुन सब थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि तबीस ही एकमात्र अभय की कमजोरी बन सकता था। अगर वो लोग तबीस को अपने बस में कर लेते तो अभय इस डील में कोई टांग नहीं लड़ा सक पाता। पायल जी को सोचते हुए मिस्टर गोयल से कहती हैं, आप उस तबीस को कॉल खुद करके बुला ले, बाप हैं आप उसके, आपके एक बुलावे पे दौड़ा चला आएगा। बस थोड़ा प्यार दिखा दे हर बार की तरह। पायल जी का आइडिया सुन मिस्टर गोयल उनकी तरफ देख कहता है, डार्लिंग अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तबीस भी मेरी बात नहीं सुनता। पहले वो तो हमारे झांसे में भी आ जाता था और हम उस अभय को काबू कर लेते थे, लेकिन न जाने कुछ सालों से क्या हो गया है, मेरे चाल में वो फंसता ही नहीं है और उसके बिना हम अभय को काबू नहीं कर सकते। बेटा है मेरे मेरे मैं जानता हूँ, अगर उसने फैसला कर लिया तो वो इस बार चुप नहीं बैठेगा। ये बोल मिस्टर गोयल काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। वहीं पायल जी को मिसेस गोयल के जैसे आखिरी अल्फाज कुछ पसंद नहीं आए, क्योंकि उनके शब्द अभय की तारीफ में लग रहे थे और उन रिश्तों में लग रहे थे जिन्हें वो कितने सालों से अलग करने की कोशिश कर रही थी। पर न जाने खून के रिश्ते जबान और दिल से मिट ही नहीं रहे थे। ये सोचे वो थोड़े गुस्से में उठती हैं और कमरे से निकल जाती हैं। वहीं अपनी माँ की नज़रों में परेशानी देख सियाद भी अपनी माँ के पीछे जाते हुए कहता है, मोम अब हम क्या करें? अगर आज ये रिजॉर्ट नहीं बिका तो हमारे सारे इलीगल कामों में हम बहुत नुकसान होगा, और हम ये पे जो वो कर्ज हैं हम उन्हें कैसे भरेंगे? कुछ सोचो मोम। वहीं पायल जी तेज कदमों से चलते हुए सियात की बात सुन अचानक ही रुक जाती हैं और अचानक ही पलट कहती हैं, सियात अगर किसी की एक कमजोरी न मिले तो हमें उसकी दूसरी कमजोरी का फ़ायदा उठाना चाहिए, जिसका उसे खुद भी पता न हो। सियात ये सुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर अपनी माँ के चेहरे पर आए कुटिल मुस्कान में वो देख समझ जाता है कि उसकी माँ का दिमाग में कुछ तो शैतानी चल रही है। वहीं रात का वक्त, चौहान इंडस्ट्री। रेहान जब तक ऑफिस से निकला वो काफ़ी थक चुका था। 2-3 दिन उसके काम का प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका था। वो जैसे ही केबिन से बाहर निकलता है तो एक गार्ड एक पैकेट पकड़ाते हुए कहता है, सर ये आपके लिए। रेहान गार्ड की बात सुन थोड़ा उचकते हुए उस पैकेट को लिए चेक करता है तो उसमें उसके लिए उसकी फेवरेट कॉफ़ी और खाने के लिए स्नैक्स रखे हुए थे। ये देख रेहान को काफ़ी आश्चर्य होता है, जैसे उसके मन की बात कोई उसके बोलने से पहले कैसे समझ गया। उस सच में इस वक्त उसे काफ़ी ज़रूरत थी और उसे भी भूख भी लगी थी। वो आश्चर्य से उस गार्ड को देख पूछता है, ये पैकेट किसने दिया तुम्हें? रेहान ने इस सवाल पे वो कुछ सा हो गया और चुप हो गया। उसकी नज़र साफ बता रही थी कि वो कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो जल्दी से अनजाने बने कहता है, मुझे नहीं पता साहब, एक डिलीवरी वाला आदमी आया था और उसने ये पैकेट के साथ आपका नाम बोला और कहा मैं आपको दे दूं, बस मुझे आगे कुछ नहीं पता। इतना बोल वो गार्ड जल्दी से वहाँ से फुर हो जाता है। रेहान तो बस देखते ही रह जाता है। उसे ये सब अब काफ़ी अजीब लग रहा था। उसके लंच डिनर कॉफ़ी के साथ उसके हाथों के पेन के लिए हीट पड़ तो कभी उसके लिए उसकी पसंदीदा चीज़, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत की चीज़ जो के साथ हर दिन उसके केबिन में रखा वो रोज़ बुके। रेहान को पहले कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब एक टिपिकल सोच रहा था या कहीं उसके दिल की बातें सच तो नहीं। ये सोच रेहान एक नज़र उस कॉफ़ी को देख सोचता वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉल के एक बड़े से मीटिंग रूम में लगे सोफे पर मिस्टर गोयल, मिस्टर बंसल, सियात और पायल जी के साथ वहाँ अभय भी मौजूद था। साथ ही कुछ और बिजनेस और काले धंधे वाले लोग। अभय
बस अपनी घड़ी को देख अपने दिए वक्त के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। तभी मिस्टर बंसल सारी सिचुएशन देख थोड़े नाराज़गी से कहता है, मिस्टर गोयल, आज तक हमारी ऐसी बेइज्जती नहीं हुई। डील होने के बाद छोड़ना मेरी आदत नहीं। अगर हम साथ में काम करते हैं तो हम काफ़ी आगे जा सकते थे, पर अफसोस आपकी इसकी कीमत तो आगे तुमसे चूक हो जाएगी। चलो हम चलते हैं। इतना बोल मिस्टर बंसल खड़े होते हैं और साथ ही अपने साथियों को भी इशारा करते हैं कि पायल जी उन्हें रोकते हुए कहती हैं, मिस्टर बंसल, इतने क्या जल्दी हैं? अब आप आए हैं तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। कम से कम आप पहले अपना रिटर्न गिफ्ट तो लेते जाइए। मिस्टर बंसल पायल जी की बात सुन हंसते हुए कहता है, पायल जी, अब इतना बड़ी हार के बाद आपको क्या लगता है आपका एक छोटा सा तोहफा हमें पसंद आएगा? पायल मिस्टर बंसल के सामने अपनी एक कुटिल मुस्कान बिखेरे कहती है, मिस्टर बंसल, तोहफे को एक नज़र देखे बिना आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? कम से कम अपनी नहीं तो मेरी नज़रों की पसंद पे भरोसा रखिए। पायल की बातें मिस्टर बंसल को इंटरेस्टेड दिला गया, इसीलिए वो भी आराम से सोफे पे बैठे उन्हें अपने हाथों से दिखाने का इशारा करते हैं। पायल मुस्कुराते हुए अपने एक आदमी को इशारा करती हैं। वहीं अभय को इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे देख तो ऐसा लग रहा था कि उसका एक अलग ही प्लान चल रहा हो उसके दिमाग पे। वो एक नज़र अपनी गाड़ी को देख किसी को मैसेज करता है। वहीं पायल के इशारे के सामने वाला दरवाज़ा खुलता है और वहाँ खुद गार्ड के साथ काफ़ी सारी लड़कियाँ चली आती हैं। सबके कपड़े बदन पे कम उस हॉल के पर्दे से ज़्यादा से थे। सब एक के बाद एक सामने खड़ी हुई अपने बदन की नुमाइश करती हैं। मिस्टर बंसल के साथ बैठे लोग उन लड़कियों को देख सबकी आंखों में एक लालच नज़र आती है। मिस्टर बंसल सामने एक नज़र फेर कहते हैं, पसंद तो आपकी अच्छी है पायल जी, लेकिन बंसल के दिल के भाव में नहीं है। इन सब में वो बात नज़र नहीं आई जो मेरे रुकने पे मजबूर कर दे। मिस्टर बंसल की बात पे पायल सामने इशारा करते हुए कहती हैं, अभी आपका स्पेशल गिफ्ट आया कहाँ है बंसल? आपका तोहफा तो वो रहा। पायल जी के बोलने पर मिस्टर बंसल सामने देखते हैं तो दो गार्ड्स एक लड़की को पकड़े वहाँ ले आते हैं, जिसे देख मिस्टर बंसल के चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है। वहीं अभय को जैसे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, वो अपना फ़ोन लिए बिना किसी को नज़रों से देखे वहाँ से जाने लगता है। वहीं गार्ड्स उस लड़की को सोफे पर मिस्टर बंसल के सामने कर देते हैं। वो लड़की पूरी तरह बेहोश लग रही थी। पायल जी कुटिल मुस्कान लिए कहती हैं, ये लीजिए आपका तोहफा, आपकी सुहाना। मिस्टर बंसल उस लड़की को देख काफ़ी खुश होते हुए कहते हैं, वाह पायल जी, आपको तो मेरी नज़र की पसंद का ख्याल रखा है। इस लड़की को तो मैंने सुबह वेटर के रूप में ही पसंद कर लिया था और आपने उसे ही हमें तोहफा दे दिया। आपकी ये मेहरबानी हम कभी नहीं भूल सकते। वहीं अभय के जाते कदम पायल जी के मुंह से सुहाना का नाम सुन थम से गए और कान खड़े हो गए। वो सोचता है कि जो सोच रहा है वो होना पॉसिबल नहीं है, पर जब मिस्टर बंसल के आखिरी शब्द उसके कानों में पड़े तो वो हैरानी में अचानक ही पलटकर देखता है तो मिस्टर बंसल के बगल में बेहोशी में पड़ी लड़की और कोई नहीं, सुहाना थी। सुहाना को वहां पाकर अभय का दिल तो धक से रह गया। वहीं मिस्टर बंसल की घटिया नज़रों से सुहाना पे पड़े देख अभय का खून खोल रहा था। रात का वक्त, चौहान मेंशन, रुद्र का कमरा। अन्य खिड़की के पास खड़ी किसी से मैसेज पर बातें कर रही थी। फ़ोन पे आने जाने वाले मैसेज पर अन्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान खिली हुई थी। तभी अचानक ही पीछे से आता रुद्र अन्या को फ़ोन यूं में देख मुस्कुराता हुआ देख अपनी एक बोई उठाते हुए उसे देखता है। फिर अपने कदम अन्या के करीब किए उसकी कमर को पीछे से होल्ड करता है, जिससे अन्या पहले एक पल को सकपका जाती है। फिर रुद्र को महसूस कर वो अपना फ़ोन साइड करते हुए उसे देख मुस्कुराते हुए होल्ड कर अपनी आंखें बंद करते हुए पूछती है, रुद्रांश सो गया? रुद्र हल्का सा हामी में सिर हिलाता हुआ
कुछ कह पाता कि अन्या के फ़ोन में दोबारा मैसेज की घंटी बजती है, जिसके ध्यान लिए अन्या वापस से जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर चेक करती है। ये देख रुद्र अपना चेहरा उसके कंधों पर टिकाए हुए कहता है, कौन है जिसने मेरी बीवी के चेहरे पर मेरी जगह मुस्कान ला दी? अन्या अपना फ़ोन छुपाते हुए रुद्र को देख कुछ शरारत से कहती है कोई खास? बहुत खास। अन्या का ये जवाब और ये अंदाज देख रुद्र उसे अपने खाली नज़रों से देखता है, तो अन्या बस अपनी स्माइल कर देख वापस से अपने फ़ोन में लग जाती है। ये देख रुद्र शिकायती लहजे में नाराज़गी से कहता है, इतना खास कि मेरी जगह छीन ली? रुद्र के ये बोलने पर अन्या उसे देखती है तो उसे रुद्र के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो छोटे बच्चे जैसा जेलस हो रहा है। ये देख अन्या मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन साइड रखते हुए रुद्र की तरफ मुड़ती है और अपनी बाहों का घेरा उसके गालों पे डालते हुए कहती है, तो आपको जलन हो रही है? रुद्र अन्या के पूछने पर बड़े मासूम बनते हुए हाँ में सिर हिला देता है। ये देख अन्या कुछ शरारत से अपने टी पे खड़े होते हुए रुद्र के करीब बढ़ती है और उसके गर्दन पे अपनी सांसों की तपिश बिखरे हुए उसके कानों में सरगोशी करते हुए कशिश भरी आवाज़ में पूछती है, अच्छा कहाँ हो रही है? ये बोल अन्या बड़े सिचुएटिव अंदाज में रुद्र के गालों पे अपनी उंगलियां फेरते हुए कहती है, यहाँ। फिर उसके गालों से उसके गर्दन तक फिराते हुए कहती है, यहाँ। अन्या ऐसे करते हुए रुद्र के सीने पर अपनी उंगलियां चलाने लगती है और पूछती है। रुद्र तो अन्या के पहले अंदाज में ही पिघलने लगा था, पर अपने बड़े तेज जज्बातों को काबू करते हुए अन्या का हाथ अपने हाथ में एक झटके में पकड़ते हुए अन्या की आंखों में देख कहता है, वाइफी आर यू रेडी फॉर दिस? बिकॉज इसके बाद तो मुझे तुम क्या कोई भी नहीं रोक पाएगा आज, इसीलिए मुझे उकसाना की कोशिश भी मत करना वरना। अन्या रुद्र के तड़पते अंदाज देख उसे और छेड़ते हुए काफ़ी लो एंड सिटेक्टिव वॉइस में कहती हैं, वरना। अन्या की एक आवाज़ में रुद्र का जैसे खुद पे सबर टूट जाता है। वो बिना वक्त गवाए अन्या को एक झटके में अपने कंधे पे उठा लेता है। अन्या ये देख कुछ रिएक्ट कर पाती कि रुद्र उसे वैसे ही बेड पर ले जाता है और बेड पर पटकते हुए उसके ऊपर आ जाता है और अन्या के हाथों के खुद हाथों से लॉक किए उसकी आंखों में देखने लगता है। रुद्र की नज़रों में जो था उसे देख अन्या शर्माते हुए ना में सिर हिलाती है। रुद्र ये देख उसे छेड़ने वाला लुक देते हुए उसके करीब बढ़ने लगता है, जिस पे अन्या की दिल की धड़कन हर बार पहली बार जैसी धड़कने लगती है। वो खुद को बेड में जैसे सिकोड़ रही थी। रुद्र बिल्कुल उसके चेहरे के पास आए, अपनी सांसों की तपिश उसके चेहरे पे बिखरे उसकी सांसों को महसूस कर रहा था। ये देख अन्या अपनी बेकाबू दिल की धड़कन समेटे अपनी आंखें मीच लेती है। ये देख रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती है। वो अन्या के कानों के पास फुसफुसाते हुए कहता है, आर यू रेडी? अन्या रुद्र के शब्दों पे कोई जवाब नहीं दे पाती, बस अपनी पलकों को और भी ज़्यादा मीच खुद को ढीला छोड़ देती है और अपने आने वाले पल को जीने के लिए खुद को तैयार करती है कि अचानक उसे रुद्र के हाथ अपनी कमर पे महसूस होते वो कुछ समझ पाती है कि उससे पहले रुद्र अन्या को गुदगुदी करने लगता है, जिस पे अन्या खिलखिलाकर हंसने लगती है। पर साथ ही वो कुछ आश्चर्य भी थी, क्योंकि ऐसी हरकतों की उम्मीद उसने रुद्र से नहीं की थी। वो हंसते हुए रुद्र से कहती हैं, रुद्र ये आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए रुद्र। रुद्र अन्या को छेड़ते हुए कहता है, वाइफी मैं तो बस बदला पूरा कर रहा हूँ, मुझे तंग करने का, मुझे उकसाने की कोशिश करने का। रुद्र अन्या को यूँ काफ़ी देर छेड़ता है, जिससे अन्या बेचारी हंसते हंसते थक जाती थी। दोनों हस्बैंड वाइफी आज अपने इस पल को काफ़ी इंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ। रुद्र जैसे जानबूझकर अन्या को यूं तंग कर रहा था, क्योंकि बीते दिन अन्या के लिए स्ट्रेस भरे थे और साथ ही घर की परेशानियों में अन्या जैसे खुद के साथ खुद की हंसी भी भूल गई, वो हंसी जो वो पहले जिया करती थी। कुछ पल दोनों शांत हो गए। अन्या रुद्र के सीने पर सिर रख कुछ सोचते हुए कहती हैं, रुद्र न जाने ये सब कब ठीक होगा और मैं अपनी हैप्पी फैमिली वाली ड्रीम जी पाऊंगी।
पहले रेहान फिर सोरे, इन सबको तकलीफ़ में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जल्दी से इनकी लाइफ भी सेट हो जाए और वो हैप्पी रहे अपनी लाइफ में। अभय और सोरे की शादी हो जाए, तभी से अपने ड्रीम अचीव कर ले। रेहान सांची को घर ले आए और उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, तो सब कंप्लीट हो जाएगा ना। उसके बाद ये बोलते हुए अन्या चुप हो जाती है, तो रुद्र उसे खामोश देख उसे टोकते हुए कहता है। उसके बाद अन्या कुछ सोच अपना सिर उठाते हुए रुद्र की तरफ देख कहती है, उसके बाद हम शादी करेंगे। अन्या के बोलने पर रुद्र थोड़ा उचकते हुए अन्या को देखने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ रिजॉर्ट में अभय की नज़र जब बेहोश सुहाना पे पड़ी तो वो दंग रह गया। उसे समझ नहीं आया कि सुहाना को तो उसने बेच दिया था, तो वो यहाँ क्या कर रही है, वो भी इस हॉल में इन सबके कब्जे में। अभय कुछ सोच पाता कि तभी उसकी नज़र मिस्टर बंसल पे पड़ती है, जो सुहाना को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं कि अभय गुस्से में आते हुए मिस्टर बंसल का हाथ हवा में ही रोक देता है। अभय इस वक्त काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी पकड़ मिस्टर बंसल के हाथ पे काफ़ी कसी हुई थी, जिससे बेचारे की जैसे हड्डियां टूटने को आई थी। वो दर्द में तड़पते हुए कहता है, छोड़ मुझे। मिस्टर गोयल इस सिचुएशन को देख वो भी खड़े हुए गुस्से में कहते हैं, अबे छोड़ो उन्हें, तुम भूल रहे हो तुम्हारे बीच क्या डील हुई थी कि न तुम मेरे काम में टांग अड़ाओगे और न मैं तुम्हारे काम में। ये रिजॉर्ट तुम्हारा हुआ, पर तुम मेरे पार्टनर को इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अभय अभय को जैसे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक झटके में मिस्टर बंसल का हाथ झटक देता है और सुहाना को देख जल्दी से अपना कोट उतार उसे कवर करता हुआ उसे देखने लगता है कि वो ठीक तो है। ये देख मिस्टर बंसल को काफ़ी गुस्सा आता है। वो गुस्से में चीखते हुए कहते हैं, ये इससे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। गार्ड्स पकड़ लो इसको और इस लड़की को मेरे पास ले आओ। मिस्टर बंसल की बात पे गार्ड्स आगे बढ़ते हैं कि अबे टेबल से पे रखा बोतल को फेंक गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, खबरदार किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन मिस्टर गोयल भी तेज आवाज़ में कहते हैं, अभय तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमारे काम में टांग नहीं लड़ा सकते, वो भी एक अनजान लड़की के लिए। तुम्हारा रिश्ता भी नहीं होगा इससे। अभय गुस्से में अपने कदम आगे बढ़ाए सुहाना के आगे खड़े होते हुए कहता है, किसने कहा रिश्ता नहीं है? रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। पत्नी है मेरी सुहाना, सुना पत्नी है मेरी, अभय गोयल की पत्नी। ये रिश्ता काफ़ी है आपके लिए। अभय के इस ऐलान पे सब शौक रह गए। अभय इस वक्त काफ़ी गुस्से में था। अभय को बाकियों से मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ बात सुहाना की थी, जिसकी फिक्र उसे ये बोलने पे मजबूर कर दिया। वो जानता था कि ऐसे मिस्टर गोयल शांत होने वाले नहीं हैं। अभय का गुस्सा और उसका ओरा देख सब जैसे पीछे हटने में ही भलाई समझते हैं। वहाँ अभय के गार्ड्स भी मौजूद थे, जिसके बाद अभय जल्दी से सुहाना को अपनी गोद में उठा लेता है और तेज कदमों से वहाँ से जाने लगता है। सब बस उन्हें देखते रह जाते हैं। अभय एक लड़की के लिए उतना कंसर्न देख सब हैरान थे, तो वहीं किसी के चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसे ही हुआ और आगे भी वैसे ही होगा जैसा सोचा है। सियात अपनी माँ के चेहरे की मुस्कान देख उनके पास आए धीरे से कहता है, मोम अब आगे क्या करना है? पायल जी अपनी डेविल मुस्कान लिए कहती हैं, वही जो उसने हमारे लिए सोचा था, हमारी बर्बादी का हर्जाना। आप खुद की बर्बादी के हर्जाने से भरना होगा इस अभय को। वैसे रिश्तों से डरने वाले ने आज रिश्ता जोड़ा है, अब इसकी हेडलाइन तो बनाने की बारी है। वहीं दूसरी तरफ अभय जल्दी से सुहाना को अपने साथ कमरे में लिए आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। सुहाना इस वक्त बेहोश थी। अभय उसके चेहरे पर फिक्र से पानी का गिलास छिड़कते हुए परेशान स्वर में कहता है, वेकअप डैमेट, इस लड़की को मैंने कहा था वापस जाने को, तो वापस आने की क्या ज़रूरत थी? अभय सुहाना को लिए काफ़ी परेशान था। तभी अभय के फ़ोन बजता है। अभय जल्दी से फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, सर वे आर
रेडी हैं क्या आप? कहाँ हैं? अबे सुन, सुहाना को जल्दी से देख कहता है, कैंसल इट राइट नाउ, मैं अभी नहीं आ सकता। ये सुन फ़ोन की दूसरी तरफ वाला आदमी है काफ़ी हैरान रह जाता है। वो उसकी बात को कंफर्म करते हुए पूछता है, सर आर यू श्योर आप कैंसिल करना चाहते हैं? अबे जो इस वक्त सुहाना की फ़िक्र में था क्योंकि उससे होश नहीं आ रहा था, वो उसकी बातों पे गुस्से में भड़कते हुए कहता है, तो मैं एक बार में सुनाई नहीं देता, कैंसल इट एडजस्ट कॉल ए डॉक्टर नाउ। इतना बोल अबे जल्दी से कॉल काट देता है। अबे सुहाना के फिक्र में इतना डूबा था कि उसने सबके सामने क्या कहा उसने खुद को खबर नहीं। पर क्या होगा जब सुहाना को होश आएगा? क्या होगा जब उसके इस अनजाने के रिश्ते के बारे में पता चलेगा? सुबह का वक्त चौहान इंडस्ट्री में वहीं फ्लोर पर खड़ा गार्ड अपने सामने से आती लड़की को देख सिर झुका जल्दबाजी में कहता है, गुड मॉर्निंग मैम, अच्छा हुआ आप आ गई। हम आपको बताना चाहते हैं कि अब हम आपका संदेश और रेहान सर के पास नहीं पहुंचा सकते क्योंकि कल जिन नज़रों से वो हमें देख रहे थे ऐसा लग रहा था कि हमारे दिल दिमाग को चीर कर सारी सच्चाई जानने को बैठे हैं। कल तो हम बच गए, हमें नहीं लगता है आगे बच पाएंगे। आप वो दे दो सर को जो ये सब देना चाहती हैं। वो सामने लड़की और कोई नहीं सांची थी। वो उस गार्ड की बात सुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप चिंता मत करिए, बस ये कॉफ़ी और सर का लंच आप उन्हें दे दीजिएगा और अगर ज़्यादा सवाल करे तो झूठ बोल दीजिएगा कि बड़ी मैम ने भिजवाए हैं। उसके बाद वो आपसे सवाल नहीं करेगा। इतना बोल सांची अपने हाथ में पकड़े पैकेट को उस गार्ड की तरफ बढ़ाती है तो वो गार्ड कुछ परेशान सा सोच कर कहता है, मैडम हम इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप ही क्यों नहीं दे आती ये सब? कितने दिनों से देख रहा है आप छुप छुप के बॉस को देखती हैं, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती हैं, पर न उनके सामने जाती हैं न उनके बारे में बताने देती हैं। उस गार्ड की बात सुन सांची खामोश हो जाती है। उसका दिल भी तड़प रहा था रेहान के सामने जाने के लिए, पर वो रेहान को तकलीफ नहीं देना चाहती थी जो उसके सामने आने से उससे होगा। वो अपने रिश्ते सही करना चाहती, पर रेहान को फोर्स करके नहीं। वो वक्त देना चाहती हैं रेहान और अपने रिश्ते को, इसीलिए कि वो उनके पास रहकर भी उसके पास नहीं रह पा रही थी। सांची जल्दी से एक मुस्कान बिखेरे कहती हैं, कुछ हालात होते हैं जहाँ कुछ दूरियाँ हो जाती हैं, पर इन सब में ख्याल नहीं छोड़ सकते ना। आप बस ये पैकेट सर को दे दीजिएगा और उनके टेबल के साइड वाले ड्रावर में अपनी पेन की दवा रखी है और प्लीज़ मेक श्योर कि वो टाइम पे खाना खा ले। वो गार्ड उस पैकेट को ले कहता है, ठीक है मैडम, हम कर देंगे, पर सर हमारी सुनेंगे नहीं। जिद्दी जो ठहरे, बड़े साहब को और बड़ी मैम के अलावा वो किसी की नहीं सुनते। हाँ आपकी सुन सकते हैं, आप सुनाती कहाँ हैं मैडम? आपको सुनना चाहिए मैडम, सुनाना चाहिए। वो देखिएगा आपकी ज़रूर सुनेंगे। अब शादीशुदा अपनी बीवी की सबसे ज़्यादा सुनता है। अब हमको एक्सपीरियंस है, इतना क्या ही बताएं। आपको हमारी बीवी से मिलकर ट्रेनिंग लेने चाहिए, बहुत सुनाती है हमको। वो गार्ड्स अपनी धुन में बोले जा रहा था, वहीं सांची को उसकी बातों पे हंसी आ जाती है। तभी उसके गार्ड की नज़र सांची के पीछे खड़े शख्स पे पड़ती है, जिसके बाद वो तो बेचारे की हवाई टाइट हो जाती है और साथ ही माथे पर बल पड़ जाते हैं। सांची उसके उड़े होश देख पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारे रंग क्यों उड़ गए? इतना बोल सांची उस गार्ड की नज़रों को फॉलो किए पीछे मुड़ती हैं। वो अपने सामने खड़े शख्स को देख उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो सामने देख हकलाते हुए स्वर में कहती है, रेहान। रेहान अपनी तीखे एक्सप्रेशन के साथ सांची और उस गार्ड को घूर रहा था। वो गार्ड को जैसे वहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई समझता है, इसीलिए वो पैकेट वापस से सांची को पकड़ाते हुए कहता है, मैडम अब तो सर आ गए हैं, बेहतर होगा आप ही सर को दे दे। इतना बोल वो गार्ड तो निकल जाता है। तो वहीं सांची को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अब रिएक्ट करे,
क्योंकि उससे ये नहीं पता कि रेहान कैसे रिएक्ट करेगा। वो आसपास देखते हुए रेहान से नज़रें मिलाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं रेहान बिना कुछ कहे आगे बढ़ता है और एक झटके में सांची की बाहें पकड़ उसे अपने साथ ले जाते लगता है। ये देख सांची कुछ समझ नहीं पाती। रेहान की पकड़ सांची के हाथों पे इस कदर कसी हुई थी कि रेहान की नाराज़गी का अंदाज़ा सांची जैसे लगा चुकी थी। रेहान सांची को अपने साथ अपने केबिन में ले जाता है और एक झटके में उसे छोड़ अपना केबिन लॉक करता हुआ उसकी तरफ पलटता है। सांची रेहान की नाराज़गी को भाप अपने कदम पीछे खींचती है तो रेहान एक झटके में उसकी बाजू पकड़ अपने करीब करते हुए गुस्से में कहता है, ये सब क्या है सोना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये मेरी झूठी फिक्र क्यों? क्या रह गया है हमारे बीच? क्या तुम्हें कुछ और भी मुझसे कुछ चाहिए? इतना बोल रेहान सांची का बाजू झटकते हुए कहता है, ओहो, मैं कैसे भूल गया मिस सांची सिंह को। तो किसी ने कुछ को जो किसी से कुछ नहीं चाहिए और ख़ास करके मुझसे। तो ये सब क्या का क्या मतलब है? क्यों मेरी केयर करने का नाटक कर रही हो? क्यों? रेहान के यूं चिल्लाने पे सांची अंदर से थोड़ी कांप सी गई, पर वो खुद को संभाले बड़ी मुश्किल से रेहान से कहती है, रेहान मेरी बात तो सुनो, ये कोई नाटक नहीं, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। रेहान मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। आई एम सॉरी रेहान, आई एम सो सॉरी। रेहान सांची की सारी सॉरी सुन अपने गुस्से को काबू करते हुए कहता है, सॉरी? देन इट्स ओके सोना, क्योंकि तुम्हारी सॉरी मेरे जख्म भर दिया। नाउ इट्स ओवर, तुम जा सकती हो। और हाँ, तुम्हें मेरी केयर करने की ज़रूरत नहीं। मेरी फैमिली है मेरे केयर करने के लिए। तुम अपना करियर बनाओ, क्योंकि अब रेहान नाम की जंजीर तुम्हारे पैरों में नहीं है। रेहान के तीखे शब्द सुन सांची तड़पते हुए अपना सिर नामे हिलाते हुए कहती है, रेहान नहीं, नो प्लीज़। रेहान सांची को तड़पते हुए देख खुद भी वो खुद को मजबूत दिखाते हुए कहता है, अंदर से टूट गया था। पर क्या नो सोना, तुम यही चाहती थी, अब मिल रहा है तो खुशी नहीं हो रही? सांची रेहान के शब्द सुन बेचैन हुए थोड़े ऊंचे स्वर में कहती है, हाँ चाहती रेहान, पर तुमसे मिलने से पहले, पर अब नहीं चाहती, क्योंकि मेरी खुशी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। तुम हो तो मेरे लिए कुछ मायने रखता है। मैं मानती हूँ मैं भटक गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों कैसे ये सब कर रही हूँ। मैंने भाभी को भी गलत समझा, पर रेहान मेरे दिल में उनके लिए कोई बैर नहीं है। अब मैं समझ चुकी हूँ वो क्या फेस की है। मैंने माफ़ी भी मांगी उनसे। और रेहान सांची आगे कुछ कह पाती कि रेहान सांची की बात सुन उनकी आंखों में देख कहता है, और भाभी ने तुम्हें माफ़ कर दिया, इसीलिए अब चाहती हो कि मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूं। सोना, ये मेरा दिल है। भाभी जैसा महान नहीं जो सबके दर्द पे भी उन्हें माफ़ करने के लिए जगह रखे। रेहान दर्द भरे स्वर में अपने दिल पर उंगली रख कहता है, सोना, तुमने इसे तोड़ा है और बुरी तरह तोड़ा है। ये अब जुड़ने से भी डर रहा है। अब तुम ही बोलो कि इसे कैसे कहूँ कि मेरी सोना समझ गई है और मुझसे माफ़ी मांग रही है। तुम उसे वापस से उसकी जगह दे दो। सांची रेहान की ऐसी बातें सुन तड़पते हुए आगे बढ़ उसे गले लगाना चाहती थी कि रेहान पीछे हटते हुए कहता है, सोना तुम जा सकती हो। अब जो बातें थी वो पहले ही हो चुकी, अब सुनाने की हिम्मत नहीं है। मेरे काम का वक्त है मेरे काम का वक्त है, तो मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। और हाँ, मेरी केयर करने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। इतना बोल रेहान अपना मुंह सांची से फेर लेता है। सांची कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन रेहान को कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि वो शायद सुनना नहीं चाहता था। उसका दर्द इस वक्त उसकी मोहब्बत पे हावी था, या उसका डर। लेकिन सांची भी हार नहीं मानना चाहती थी, इसीलिए वो अपने आंसू पोंछ कहती है, रेहान, बातें तो अभी बाकी हैं। मैं तुम्हारे सुनने का इंतज़ार करूँगी, वही करूँगी जहाँ तुमने छोड़ा है। सांची आगे कुछ कह पाती कि रेहान बिना उसकी बातें पूरी सुने अपने केबिन से निकल जाता है। सांची ही देखते रह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रिजॉर्ट में अभय का रूम। डोरबेल की आवाज़ से अभय को धीरे से नींद टूटती है।
अबे एक नज़र साइड वाली घड़ी को देखता है जो इस वक्त सुबह के 10 बजा रहे थे। बार बार डोर बेल की आवाज़ से अबे थोड़े अलसाई नज़रों से ब्लैंकेट झट से बेड से उठता है तो उसकी नज़र अपने सिर के बल खुले बदन पे जाती है। अबे को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने शर्ट को ठीक करते हुए अपने सिर और आंखों पे हाथ फेर भारी कदमों में दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। उसका सिर कुछ भारी था और बार बार बजती डोरबेल की आवाज़ से उसका सिर घूम रहा था। वो जैसे दरवाजे के पास आए दरवाज़ा खोलता है कि काफ़ी सारी फ्लैश लाइट उस पर पड़ने लगती हैं, जिससे अभय की आंखें बंद हो जाती हैं क्योंकि कैमरे के फ्लैश बार बार उसके कानों में पड़े काफ़ी सवालों के आवाज़ें गूंजने लगती हैं क्योंकि दरवाजे पे काफ़ी सारे रिपोर्टर्स मौजूद थे। अबे कुछ समझता कि कोई धक्के से दरवाज़ा पूरा खोल सब अंदर आ जाते हैं और अबे के साथ सवालों के साथ अपने कमरे की बेड पर फेरते हैं जहां सुहाना जाग चुकी थी। वो खुद की हालत पे इस वक्त रिपोर्टर्स को देख काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। वो खुद को ब्लैंकेट से कवर कर सबके बचने की कोशिश करने लगी। बेचारी को खुद की सिचुएशन की खबर नहीं पड़ रही थी। वो सबको यूं देख काफ़ी कांप रही थी। उसकी हालत काफ़ी बुरी थी क्योंकि सवालों के साथ उसके लिए एक अलग गलत निगाहें सुहाना को खुद पे आ रही थी। वो न कुछ कह पा रही थी न खुद को बचा पा रही थी। ये देख अबे की नज़रें हैरानी से फैल गई। एक पल को उसे समझ नहीं आया हुआ क्या है, पर जो उससे वो उसके हाथों में नहीं लग रहा था। रिपोर्टर्स बार बार उसे सवालों पे सवाल कर रहे थे। मिस्टर गोयल, क्या न्यूज़ पर आई बातें सच हैं? क्या आप अपने होटल के बिजनेस की आड़ में अपने इलीगल काम करते हैं? ये लड़की कौन है? क्या ये भी आपके बिजनेस का ही हिस्सा है? क्या आपको तस्करी करते हैं? क्या आप इतनी कम उम्र में इतने सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि आप ऐसे कामों को अंजाम देते हैं? मिस्टर अबे गोयल, क्या है आपकी सच्चाई? रिपोर्टर्स के ऐसे सवालों पे अबे शौक रह जाता है। वो गुस्से में चीखते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम सब? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी? वो रिपोर्टर्स भी चीखते हुए कहते हैं, सर आपको जवाब देना होगा। आप हमारे सवालों से बच नहीं सकते। सर क्या है सच्चाई आपकी? अबे उन रिपोर्टर्स को संभाल पाता कि उसकी नज़र सुहाना पे पड़ती है जो रिपोर्टर्स से बचने की कोशिश कर रही थी, पर सब जैसे उसके बेड पर चढ़े जा रहे थे। ये देख अबे को काफ़ी गुस्सा आता है। वो चीखते हुए सबको उसे साइड करता है और गार्ड्स को होटल स्टाफ को बुलाकर सबको काफ़ी मुश्किल से बाहर करता है। बेचारे को खुद नहीं समझ आ रहा था कि ये सिचुएशन क्या है। क्या होगा दोस्तों अबे के साथ, जानेंगे हम अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।